प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिसला में पर स्वागत है। आज हम आपको लोकसभा एवं राज्यसभा का एक टॉपिक समझाने वाले हैं। कुछ सोचते हैं कि भाई लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे देश की जो केंद्र सरकार चलती है, यानी पूरे भारत की, भारत एक संघ है अनेक राज्यों का, उसकी जो सरकार चलती है वो लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा चलती है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कौन होते हैं, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों एक भारत के शासन का अंग होते हैं। इनमें से जो लोकसभा ये प्रधानमंत्री का चुनाव करती है और राज्यसभा जो है वो एक तरह से इसकी शासन चलाने में सहायता करती है, कानून बनाने में सहायता करती है। ये इसका है। अब हम देख सकते हैं कि कौन सा क्या। देखिए, पहले है लोकसभा, इसमें 545 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य होते हैं अधिकतम, ये है। और इसके बाद इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो ये राज्य हैं इनके बारे में हम बताएंगे विस्तार से कि ये कौन से राज्य हैं और यहाँ राज्यसभा के लिए कौन से राज्य हैं। लोकसभा का वर्णन पूरी तरह से अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है, इसके सारे अधिकारों के बारे में। और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के अंदर वर्णन किया गया है, हमने इसमें लिखा है समझाने के लिए। तो पहले की एक चीज का अध्ययन करते हैं कि जो लोकसभा है वह प्रथम सदन होता है। प्रथम का मतलब क्या होता है कि देश के जो मंत्री परिषद होती है वो इसी के प्रति जवाबदेही होती है। जो भी कोई कानून बनाना, देश का शासन चलाना या जो है वो प्रधानमंत्री इसी के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसलिए यह प्रथम है और इसको निम्न सदन भी माना जाता है। जबकि राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है, यानी बड़ा सदन माना जाता है। कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी 5 वर्ष के बाद चुनाव हो जाते हैं। जबकि जो राज्यसभा की उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यह कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दूसरा, जो ये सदस्य चुने जाते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं, कोई भी जो राज्य होता है, जैसे हरियाणा राज्य है, वहां के विधायक इनका चुनाव करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के विधायक अपने राज्यसभा का सदस्य चुनेंगे, पंजाब के विधायक, जैसे दिल्ली के विधायक। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है, यानी सीधे मतदाता अपना वोट डालेंगे और इनका चुनाव करेंगे। जबकि इनका किसी भी राज्य के विधायक ही चुनाव करते हैं। ये अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन का मतलब क्या होता है कि इसका चुनाव 5 साल में हो जाता है, यानी फिर बदल जाती है, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। यानी हर 5 वर्ष में चुनाव हो जाता है। 83 की एक धारा में इसका, यानी अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। जबकि यह स्थायी सदन होता है, यानी ये कभी भी भंग नहीं होता, कभी भी बदलता नहीं। इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, क्योंकि इसका चुनाव नहीं होता, केवल विधायकों द्वारा इसके सदस्य चुने जाते हैं, यह भंग नहीं होती। इसके हर वर्ष 1/3 के करीब सदस्य जो है लगभग बदल जाते हैं और नए आ जाते हैं। दूसरा, इसके लिए आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, इसका सदस्य बनने के लिए, जबकि इसके लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। संविधान में 500 अधिकतम संख्या दर्शाई गई कि संविधान में वर्णन है कि लोकसभा के अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, और लेकिन अधिकता उसकी 552 निर्धारित की गई है कि 552 से अधिक नहीं हो सकते। इसके अंदर इसकी अधिकतम संख्या 250 होगी। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है, इसी का सदस्य अध्यक्ष होता है। कहने का मतलब क्या है कि 93वां अनुच्छेद में वर्णन है कि लोकसभा का सदस्य ही उसका अध्यक्ष होगा, यानी स्पीकर होगा। कहने का मतलब कि जो 545 सदस्य हैं ये अपने में से ही चुनाव करेंगे, इसके बारे में ऐसा कहा गया है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति इसका सभापति होता है। ये सदस्य, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ये चुनाव नहीं करते। संविधान में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति बिना चुनाव के ही अपने आप इसका सभापति होता है। एक उपसभापति होता है। उपसभापति राज्यसभा के जो सदस्य हैं 245, वो अपने में से ही चयन करते हैं। इसका भी एक क्या होता है, इसका भी एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। वो दोनों ही अपने सदस्यों में से बनते हैं, ये ध्यान रखें। अगला है
इसका कोई सदस्य मनोनीत नहीं होता। पहले इसके अंदर देखिए, लोकसभा के अंदर पहले 2 सदस्य मनोनीत होते थे। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है कि जो किसी ने किसी जो अंग्रेज थे या किसी भारतीय मुल्क की लड़की से विवाह किया, या फिर एक तरह से उनकी जो संतान हुई है, या इस तरह से जो उनके सदस्य उनको, यानी इनका का प्रतिनिधित्व हो, वो भारत में रह गए हो किसी न किसी रूप में, एक बड़े समूह के रूप में, तो उनका सदस्य जो है ना 2 होते थे। लेकिन पिछली समय से जो उनको बंद कर दिया गया है कि इसके सदस्य वो नहीं होंगे, यानी उनको हटा दिया गया है। 545 की बजाय अब 543 सदस्य जो है इसके चयन के लिए होने लगे हैं। कहने का मतलब यही है कि अब 2 जो मनोनीत सदस्य होते थे वो अब नहीं मनोनीत किए जाते वर्तमान में, यानी 2021-22 में उनको हटा दिया गया है। अगला है कि इसके अंदर 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। किसमें? राज्यसभा में। कौन होते हैं वो? जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, कोई अच्छा संगीतकार है, कोई कलाकार है, या किसी ने पर्यावरण के लिए काम किया हो, या कोई सामाजिक कार्य किए हों समाज के लिए, कोई अच्छा कवि, लेखक, साहित्यकार, संगीतकार, यानी कोई ऐसा व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं, यानी बिना चुनाव के उनको लगाया जाता है। उसका बाद अगला क्या है कि गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे और प्रथम उपसभापति जो है एसवी कृष्णमूर्ति थे। शुरुआत में इसके अंदर सभापति नहीं होता था, उपसभापति ही जो है वो थे। अगला है ये धन विधेयक का अधिकार होता है। लोकसभा को धन विधेयक का अधिकार होता है, यानी धन विधेयक ये पारित कर सकती है। राज्यसभा की मतदान किसको कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जो धन विधेयक होता है उसके ऊपर जो राज्यसभा है उसको अधिकार नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा उसको 14 दिन रोक सकती है, विचार कर सकती है। चाहे वो विचार न भी करे तब भी उस धन विधेयक को पारित हुआ माना जाता है। लोकसभा का एक विशेष अधिकार है, राज्यसभा इसके अंदर बिल्कुल नगण्य है धन विधेयक पर। अगला है कि धन विधेयक का अधिकार, मंत्रिपरिषद इसके प्रति जवाबदेही होती है। यानी जो लोकसभा है, पूरा जो हमारा प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, जैसे रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री, या जितने भी मंत्री, जैसे कोयला मंत्री है, खाद्य मंत्री है, कानून मंत्री है, वे सारे के सारे अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह। जवाबदेह का मतलब क्या होता है? जैसे कोई परिघटना घट गई, या किसी विकास कार्य की योजना बनाना है, या वो काम अधूरा रह गया है, या उसकी योजना है उसके बारे में विस्तार से बताना, उसके बारे में जो है ना वो सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, वो राज्यसभा के प्रति कोई जवाबदेह नहीं होता। ये बात है। दूसरा जो है, इसमें मंत्रिपरिषद इसके प्रति जवाब देती है, मंत्रिपरिषद इसके प्रति कहीं भी जवाबदेह नहीं होती। एक मैं बताता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा कोई भी जो मान लीजिए कानून बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों सदन ही उसको पास करते हैं। हो सकता है कि पहले कोई कानून बनाना हो मान लीजिए, तो उसको लोकसभा में एक निश्चित बहुमत से पास कर देते हैं सदस्य, फिर उसको विचार के लिए राज्यसभा के पास भेजा जाता है, राज्यसभा उसके ऊपर विचार करती है। यदि राज्यसभा उसके ऊपर विचार नहीं करती, एक निश्चित बहुमत से पास नहीं करती, तो वो कानून गिर जाता है, यानी वो कानून नहीं बन पाता। सिर्फ किसको छोड़ के? एक धन विधेयक को छोड़ करके राज्यसभा उसको रोक सकती है। या हो सकता है कि राज्यसभा कोई प्रस्ताव लेके आए कानून बनाने के लिए और उसको फिर लोकसभा के पास भेजा जाता है, लोकसभा हो सकता है उसको बहुमत से पास न करे, उसको रोक सकती है। मतलब कानून बनाने के मामले में दोनों को लगभग बराबर अधिकार हैं। दूसरा फिर एक और बता देता हूं मैं आपको कि संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है कोई कानून बनाने के लिए 118(4) अनुच्छेद में, यानी 118(4) अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि संयुक्त अधिवेशन यह होता है कि कई बार कोई भी पार्टी होती है या कोई सरकार होती है, उसका लोकसभा में बहुमत होता है, राज्यसभा में निश्चित बहुमत नहीं होता, यानी निश्चित सदस्य संख्या। तो वो क्या करते हैं, वो कानून को बनाने के लिए क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, वह नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो उसका संयुक्त अधिवेशन बना सकते हैं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे 1998-99 में, तो उनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो उन्होंने आतंकवाद के ऊपर एक बहुत बढ़िया कानून बनाया सकते कि भी आतंकवाद अपराधियों को रोका जा सके, पोटा नामक कानून बनाया। तो उसके लिए क्या था कि दूसरी जो पार्टियां थी उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया,
ताकि वो जो है ना अपने बहुमत को प्राप्त कर सकें, या जनता के अधिक से अधिक विशेषकर वोट जो है ना विशेष समुदाय के प्राप्त कर सकें। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी कानून बनाना चाहते थे, उनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया। उस संयुक्त अधिवेशन के अंदर दोनों के सदस्य मिलकर के एक निश्चित बहुमत हो जाता है और वो कानून पारित होता है, यानी पास माना जाता है। उसी प्रकार से पोटा उसके अंदर पास हुआ माना गया। तो ये जैसे अभी भी कुछ दिन पहले जीएसटी कानून था, तो सरकार जो उसको लोकसभा में पास करा के राज्यसभा में भी पास कराना चाहती थी, लेकिन विपक्षी दलों ने रोका। तो सरकार ने उनको कहा कि यदि ऐसा नहीं करते हैं, तो यदि जीएसटी को रोका जाता है तो हम एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, यानी कानून बनाने के लिए। ऐसा किया गया था। तो संयुक्त अधिवेशन का दोनों में प्रावधान है कि वो कानून बनाने के लिए संयुक्त अधिवेशन बना सकती है, बुला सकती है ये, लेकिन अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को ही होता है संयुक्त अधिवेशन का। उसमें जो कानून पारित हो जाता है वो पारित हुआ माना जाता है विशेष परिस्थितियों में, इसका एक अधिकार। दूसरा होता है कि इसका जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, इसका अपने में से ही सदस्य चुनते हैं। जब चुनाव के बाद नई लोकसभा की बैठक होती है तो उसके अंदर एक प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए प्रोटेम, यानी प्रोटेम स्पीकर का तात्पर्य क्या होता है कि इसमें शुरुआत में जो 543 सदस्य यहाँ चुन के आते हैं, पहले 545 थे, मैंने भी बताया, एंग्लो इंडियन 2 नहीं चुने गए, 543 इनकी संख्या रह गई है अभी तो, लेकिन लिखा हमने पुराने उस पे ही है। तो वो जो प्रोटेम स्पीकर यानी जितने भी 543 सदस्य चुनके उनमें से जो सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति होता है, सांसद होता है, उस सांसद को ही इसका एक बार प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, ताकि वो 543 या 545 सदस्यों को शपथ दिलवा सके। और उसके बाद फिर वो अपनी अध्यक्षता में एक स्थायी स्पीकर का चुनाव करता है, यानी अध्यक्ष का चुनाव करता है। तो ये एक दूसरा फिर हमको आता है लोकसभा। लोकसभा के अंदर अनुच्छेद 81 में वर्णन है, ये सदस्यों की संख्या है। हमने स्टेट की बाउंड्री इसलिए नहीं बनाई ताकि विद्यार्थियों को ये याद हो खाली भारत के मैप में भी कौन सा राज्य कहाँ है। जैसे जम्मू कश्मीर में 6, हिमाचल प्रदेश के अंदर 4, उत्तराखंड में 5 है, दिल्ली में 1 है, पंजाब में 13, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है 80 लोकसभा सदस्यों की। उसके बाद ये बिहार में 40, बंगाल में 42, झारखंड में 14, उड़ीसा के अंदर 21, छत्तीसगढ़ 11 है, उड़ीसा 25, यहाँ पर एक हम देख सकते हैं जिसको उड़ीसा 21 है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है 25 है, और 17 तेलंगाना, तमिलनाडु 39 है, केरला 20 है, कर्नाटक 28 है, गोवा 2 है, महाराष्ट्र 28 है, दमन दीव 1, दादरा नगर हवेली 1, लक्षद्वीप 1, अंडमान में भी 1 है, गुजरात में 26 है, मध्य प्रदेश के अंदर 29 है, राजस्थान में 25 है, सिक्किम के अंदर 1 है, त्रिपुरा में 2 है, मणिपुर में 2 है, नागालैंड में 1 है। उसके बाद हम देख सकते अरुणाचल में 2 है, असम में 2 है, सिक्किम में 1 है, मेघालय में 2 है। ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या थी। बॉर्डर इसलिए नहीं बनाया ताकि बच्चे को ये एहसास हो कि कौन सा राज्य कहाँ है, कितनी संख्या है। उसके बाद राज्य राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, और इसके अंदर देखिए जम्मू कश्मीर से 4 आते हैं। एक बात बता देना चाहता हूं कि राज्यसभा के लिए केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहां से प्रावधान नहीं है। अभी वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर इत्यादि भी हैं, लेकिन उसके लिए इसमें प्रावधान नहीं है। लोकसभा का सभी केंद्र शासित प्रदेशों से प्रावधान है। 4 है कश्मीर, पंजाब 7, हिमाचल 3, उत्तरांचल 3, हरियाणा पंजाब, दिल्ली 3। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य 31 चुने जाते हैं। यहां देख सकते हैं बिहार 16 है, बंगाल 16 है, झारखंड 6 है, छत्तीसगढ़ 5 है, उड़ीसा 10 है, आंध्र 11 है, तेलंगाना 7 है, तमिलनाडु 18 है, पुडुचेरी 1 है, केरल 9 है, कर्नाटक 12 है, गोवा 1 है, महाराष्ट्र 19 है,
यहाँ पर गुजरात 11 है, राजस्थान 10 है, मध्य प्रदेश 11 है, असम 7, सिक्किम 1, अरुणाचल 1, नागालैंड 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1, मेघालय 1। तो ये राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। यहाँ पर मैं बताना भूल गया था शायद, लगभग इसके अंदर भी एक पंडुचेरी से भी लोकसभा का एक सदस्य है। तो ये लोकसभा का और राज्यसभा का चैप्टर था। आशा आपको पसंद आया होगा। आगे भी हम इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।